हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग हिंदी पेडालॉजी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो एक ही चीज़ रहेगा आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, बस अंतर क्या है, ये हिंदी में रहेगा, वो इंग्लिश में रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इस चैप्टर से हम लोग कैसे कैसे MCQ आता है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है, ऐसा नहीं। तो बताइए आप, पहले जो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो क्या ये लोगों के बीच एक संबंध स्थापित नहीं करता है। फिर परस्पर संवाद, बात करने का तरीका जो है, जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या स्थापित नहीं करता। तो ये बोल रहा, कार्य नहीं करती है, परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। भाई ये तो गलत बोल रहा है। और क्वेश्चन हमारा जो है नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सा कथन असत्य है, और पहला ही हम लोग का असत्य है, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए, भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, बिल्कुल। दूसरा, भाषा सामाजिक अस्मिता का प्रसाधन है, ये भी है। और भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी सही है। ठीक है, पहले ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण है, क्या है, ये जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये जानना कि बच्चे को पढ़ना और लिखना कैसे सिखाया जाए। आप देख सकते हैं पहला और दूसरा दोनों। तो अगर हम देखें तो भाषा से हम लोग ये जान सकते हैं कि बच्चा जो है ना, कि पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, भाषा से ही ना सीखेगा। दूसरा जो है कि उसको कैसे सिखाया जाए, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है भाषा शिक्षण में, इसलिए आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए। तीसरा, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। अगर हम देखें तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, कि अगर भाषा से हम लोग भाषा कौशल से परिचित कराने के लिए, फिर बच्चे का जब भाषाई विकास होता है तो उसका कल्पना शक्ति जो है बढ़ता है। फिर इससे सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का भी विकास होता है। अगर हम देखें तो हमारा आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला, वक्ता के विचारों को समझ पाना की योग्यता का विकास है। केवल पठन कौशल का विकास, यहाँ पे केवल बोला है। केवल क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड होता है। हमारा क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है ना, जब पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव कीवर्ड वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेकेंड ऑप्शन हटा देते हैं। थर्ड है, पाठ्य पुस्तक से उत्तर पुस्तकों को पढ़ाने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या है, कि पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों को पढ़ने, इतर पुस्तकों से अगर पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे, उसके अलावा आप दूसरे पुस्तक को भी पढ़ने का अगर आपके क्षमता का विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और दूसरा देखें कि अगर भाषा विकास शिक्षण का उद्देश्य ये है कि हमारा जो वक्ता है, मतलब जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उसके विचार को अगर हम समझ पाते हैं तो ये भी एक जो है उद्देश्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला है, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे समृद्ध सही नहीं है बोला है। ठीक है, समृद्ध क्या होता है, एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव पूछा है, पहला स्टेटमेंट तो सही रहेगा। दूसरा, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और तीसरा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। अब देखिए, अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। और ये है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। इसमें बोला, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। तो ये हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। पहला, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है।
होता है। दूसरा बोल रहा है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। और तीसरा बोल रहा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। चौथा बोल रहा है समृद्ध भाषा प्रवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है ना तो भाई, तो इसका आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है समृद्ध भाषा परिवार, समृद्ध पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कीवर्ड है। और समृद्ध भाषा परिवार ज्ञान भाषा अर्जित करने में, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे जो है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि वही बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं जो जितना उसको समृद्ध भाषा परिवेश मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो आपका ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन सहायक होता है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं तो क्या आप अगर हिंदी भाषा है तो उसमें हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं सहायक होता है। तीसरा, और इसमें ये क्या बोल रहा है कि भाषा शिक्षण में केवल, अब केवल क्या है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसका आंसर हम नेगेटिव लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है। अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हम लोग पहला ही क्वेश्चन, आपका जो चैप्टर था आपका भाषा अधिगम और अर्जन, तो इसमें हम लोग ये चीज़ को डिस्कस किए थे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि भाषा अर्जन भाषा अधिगम क्या होता है। तो देखिए, अगर जो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, ठीक है, 2 साल 3 साल का जो बच्चे हैं, तो वो जिस भाषा परिवेश में रहते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा जो है, उसके मम्मी पापा उसके फैमिली हिंदी बोल रहे हैं, उसका परिवार हिंदी बोल रहा है, उसकी सोसाइटी हिंदी बोल रही है, तो उसे उस बच्चे को क्या है, हिंदी भाषा जो है अपने आप बोलने आ जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा क्या परिवार जो है मराठी बोल रहा है, तो उसके बच्चे को जो है मराठी बोलना आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इसको अर्जन होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्वाइजेशन कहते हैं। एक्वाइजेशन मतलब क्या होता है? अर्जित, अर्जन करना, जो कि बच्चे जन्मजात अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, अर्जन कर लेते हैं, जो कि हमारा चौमिस के साथ कहते हैं ना कि भाई बच्चे को तो भाषा जो है जन्मजात वो सीख लेते, उसे सिखाया नहीं जाता है, और उसे जन्मजात जो है वो मतलब एक्वायर कर लेते हैं, तो यही ना हमारा चौमस के सांप कहते हैं। ठीक है, और तो भाषा अधिगम क्या होता है? अब बोला जाता है कि भाषा अधिगम, जिसको हम लोग भाषा लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई हिंदी बच्चे वाले बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो उसको क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश वो सीखते हैं। अब वो इतना, ये इसका टारगेट लैंग्वेज हो गया, अब वो उस भाषा को सीखते हैं तो उसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये इसका कीवर्ड है। ये एफर्टलेस है, इसमें किसी तरह का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी तरह का एफर्ट नहीं लगाते हैं, उससे भाषा सीख आ जाता है, अपना भाषा सीखना बोलना सब चीज़ समझना सब चीज़ कर लेते हैं। लेकिन वही वो इंग्लिश अगर भाषा सीखने लगे, जो हिंदी बच्चे वाले हैं, अगर वो इंग्लिश सीखने लगे तो उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो भाषा को जो है सीख पाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा अधिगम कहते हैं, मतलब भाषा लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्वाइजिशन। ठीक है, यानी भाषा अर्जित करना, जो कि बच्चे जो है जन्मजात करते हैं, जो कि हमारा जो मस्के साहब कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? ठीक है, पहला है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीसरा है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। और मानवीय मूल्यों का विकास। बड़ा प्राथमिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें कौन सा उद्देश्य जो है अनिवार्य नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो आप बताइए कि जो प्रारंभिक स्तर होता है उसमें अलंकारिक प्रयोग करने का क्या जरूरत है? वो वहाँ पे किसी तरीके का अलंकारिक प्रयोग का क्षमता का विकास नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है? परीक्षा पद्धति, बच्चों का स्तर, आयु, प्रकरण, समय अवधि, लक्ष्य भाषा। अगर हम देखें चारों को तो आंसर तो आपको पता चल गया कि बच्चों का स्तर होगा, आयु होगा, प्रकरण होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर, बच्चे का आयु क्या है, एक साल के बच्चे, 5 साल का बच्चा, दोनों में भाषा का अंतर होता है ना। एक 2 साल का बच्चा किस तरीके से बोलते हैं, एक 5 साल का बच्चा भाषा का कितना नॉलेज होता है, अंतर होता है ना। ठीक है, प्रकरण और बच्चों का स्तर क्या, मानसिक स्तर, यानी कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चे बहुत लेट से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का स्तर भी अफेक्ट करता है। हमारा आंसर सेकेंड हो जाएगा।
नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। तो देखिए आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। जब भी व्याकरण आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगमन या निगमन नियम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगमन को इंग्लिश में इंडक्टिव कहते हैं, जो कि आपका इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। और निगमन को हम लोग हिंदी में क्या कहते, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिडक्टिव कहते हैं। यहाँ से ना आपका हर सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आगमन निगमन। ठीक है, यानी इंडक्टिव डिडक्टिव, इसलिए दोनों वर्ड आपको याद होना चाहिए भाई। आगमन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आगमन को हम लोग इंग्लिश में इंडक्टिव कहते हैं। ठीक है, इंडक्टिव कहते हैं। और निगमन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डिडक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि हमारा भाषा शिक्षा में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत क्या है। तो ये आगमन एवं निगमन नियम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस नियम में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डिडक्टिव को एक शॉर्टकट है याद करने के लिए। पहले ये याद रखिए कि निगमन को हम लोग डिडक्टिव कहते हैं, और डिडक्टिव में हम लोग वर्ड याद करेंगे। डिडक्टिव में RED, देखिए RE और D, पहले ये याद कीजिए। R मतलब हो गया रूल, ठीक है, रूल। और E मतलब हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। और D मतलब हो गया डिडक्टिव। तो देखिए हम लोग डिडक्टिव मेथड में, मतलब निगमन नियम में, पहले रूल समझाते हैं, फिर उसका उदाहरण देते, एग्जाम्पल देते हैं, फिर वो जो मेथड है उसी को हम लोग निगमन नियम कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट आगमन में, मतलब इंडक्टिव में, पहले हम लोग उदाहरण देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसका नियम बताएंगे, यानी पहले एग्जाम्पल देंगे फिर रूल बताएंगे, तब उसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं, मतलब आगमन नियम कहते हैं। तो याद रहेगा ना कि निगमन, निगमन मतलब डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव मतलब रेड होता है, रेड मतलब पहले रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, तो इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग बताएं तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हम बोलेंगे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जो है संख्या कहते हैं। अब हम बोलेंगे जैसे कि राम, राम जो है व्यक्ति का नाम हो गया। फिर वस्तु, वस्तु में रांची, रांची जो है आपका स्थान का नाम हो गया। फिर पेन, पेन जो है ये आपका वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, तो ये क्या किए हम, ये पहले हम उसको रूल समझा दिए कि भाई ये जो है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसको उदाहरण दे दिए, तो ये किस तरह का नियम कहलाएगा, ये निगमन नियम कहलाएगा, मतलब डिडक्टिव मेथड कहलाएगा। अब हम क्या कहेंगे कि देखो राम जो है ना ये संख्या है, फिर बोलेंगे ये जो महाराष्ट्र है ना ये आपका जो है संख्या है क्योंकि ये एक स्थान है। फिर हम बोलेंगे ना ये जो चेयर है ना ये एक संख्या है क्योंकि ये वस्तु है। ये तो हम उदाहरण दे दिए। अब हम बोलेंगे ना देखो भाई संख्या किसको कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम लोग संख्या कहते हैं। अब ये हम उसको क्या दे दिए, नियम बताएं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या किए, पहले उदाहरण दिए फिर नियम बताएं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं, मतलब आगमन नियम कहते हैं। ठीक है, आगमन कहते हैं। तो हमारा जो भाषा शिक्षण में हम लोग क्या करते हैं, आगमन एवं निगमन नियम का जो है इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, मतलब आगमन से निगमन की ओर। याद रखिएगा हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, आगमन से निगमन की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, मतलब इस नियम में पहले हम लोग बच्चे को उदाहरण देंगे फिर उसका नियम बताएंगे, इसी को हम लोग आगमन से निगमन की ओर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थी को अभ्यास कराने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, किसी को अगर हम लोग प्रेरणा देते हैं ना कि भाई देखिए किसी को अगर हम लोग मोटिवेशन देते हैं कि सचिन तेंदुलकर सचिन कैसे बन गया, फिर उसके बारे में बताएंगे कि बहुत मेहनत किया, ये किया वो किया। फिर हम लोग बताएंगे कि कोई भी काम जो है पॉसिबल नहीं है, आप भी चाहो तो कर सकते हो, बस आप में वो लगन होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या करें, मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। अभ्यास कराने के लिए कहता है, और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, पुनरावृत्ति ये सब जो भी है ना हमारा, ये आपका अब सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है आपका,
तो ये अब विप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ये समझ में आ गया। तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें अभ्यास का सिद्धांत होता है, जिसमें अभ्यास का सिद्धांत में अभ्यास करने के लिए कहता है, ठीक है। इसी तरह आपका सीखी हुई बात को पुनरावृत्ति यानी दोहराने के लिए, ठीक है, इसको थ्योरी ऑफ हम लोग रिपीटेशन कह सकते हैं, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो इसको भी, ये जो है ये भी आपका भाषा शिक्षण का सिद्धांत हो गया। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा भाषा शिक्षण का सिद्धांत होता है, जिसको हम लोग अनुकरण का सिद्धांत कह सकते हैं, फिर अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत कह सकते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते सकते हैं, फिर आवृत्ति का सिद्धांत हो गया, फिर आपका साहचर्य का सिद्धांत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है। देखिए सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो वो आप जब किसी का अनुकरण करेंगे, ठीक है, अनुकरण करेंगे। जैसे कि अगर आपके समाज में आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई लड़का जो है अगर आप किसी के फ्रेंड सर्कल में वो लड़का नशा कर रहा है, तो आप भी उसका देखा देखी करने लग रहे हो नशा, तो ये क्या हो गया, ये आपका सामाजिक परिवेश के कारण आपको ये प्रभाव पड़ा है। तो इसी को हम लोग, और आप ये कैसे किए, अनुकरण किया। अनुकरण को इंग्लिश में हम लोग इमिटेशन कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत होता है ना, इसको हम लोग अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा शिक्षण। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, दूसरा शिक्षण को सरल बनाता है, तीसरा अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, चौथा शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तो मातृभाषा शिक्षण क्या हो गया, तो इसमें क्या करता है, ये मातृभाषा शिक्षण, अगर जो बच्चा का मातृभाषा है, ठीक है, अगर उससे उसको शिक्षा दी जाए तो वह शिक्षण को क्या बनाता है, सरल बनाता है, ईजी बनाता है। नेक्स्ट है, अब आप बताइए, आपको हिंदी बोलना आता है, सब चीज़ आता है, अब इंग्लिश में जाओगे, स्कूल में जाओगे और वहाँ पे हिंदी यूज़ ही नहीं आ रहा, अब आपको इंग्लिश से टोटल इंग्लिश से बोलेगा, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं ना, तो वो आपके लिए और भी हार्ड हो जाएगा, फिर आप उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आपको जो आपकी मातृभाषा है उससे अगर पता होता है, बोला जाता है, तो ये जो है आपको ईजी बनाता है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और मृत से अमृत की ओर। तो आंसर हो जाएगा आंसर 4, मृत से अमृत की ओर जो है, ये जो है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। नेक्स्ट एक गणित के शिक्षक ने राहुल को क्या वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास। तो ये जो है हमारा आंसर। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, ठीक है। अब वो वाक्य सही करने को कह रहा, तो इससे क्या हो रहा है, भाषा शिक्षण किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो ये बहुमुखी प्रयास होता है, वो हर एक तरीके से जो है प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, इसको बहुमुखी प्रयास कहते हैं। नेक्स्ट, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज का क्लास में हम इतना ही रखते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है और हम इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।